बेशक यश ने एक साथ दो दायरों में ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने काफी क्रिएशन युवा पावर जमा कर ली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन मिलने के बाद उसकी नींव बहुत मजबूत हो गई थी, यहाँ तक कि पहले लेवल के मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट की नींव से भी ज्यादा मजबूत। अगर उसकी नींव इतनी मजबूत नहीं होती तो अगर यश अपना कल्टीवेशन सुधारना भी चाहता तो वह इतनी लापरवाही से ऐसा नहीं करता। जब नींव अस्थिर हो तो जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने से बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं, शायद भविष्य की उपलब्धियों पर भी असर पड़ सकता है। यश भला ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों करेगा जिससे उसका अपना भविष्य बर्बाद हो जाए। हालांकि मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के कल्टीवेशन तक पहुंचने से यश का डांटियन अचानक 5 गुना बढ़ गया, लेकिन यह जल्द ही जबरदस्त क्रिएशन युवा पावर से फिर से भर गया। मूल कोर गाढ़ा करो, यश ने फिर से धीरे से चिल्लाया। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक अपनी लिमिट पर काम कर रही थी। तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके डांटियन में बड़े बड़े अदृश्य हाथ दिखाई दिए, जिन्होंने सारी जबरदस्त युवा पावर को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया और फिर उसे जोर से दबा दिया। क्रिएशन युवा पावर तेजी से हिलने लगी, अदृश्य बड़े हाथों के दबाव का विरोध कर रही थी, लेकिन वह इसे झेल नहीं पाई। सबसे पहले यश ने अदृश्य बड़े हाथों की शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया और साथ ही क्रिएशन युवा पावर के विरोध को भी सबसे कम कर दिया। शक्ति में इतने बड़े अंतर के साथ वह कैसे विरोध कर सकती थी। अथाह क्रिएशन युवा पावर लगातार सिकुड़ती गई, अदृश्य बड़े हाथों के अंदर संघनित होकर एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की गोली बन गई, जो पूरी तरह गोल थी और धुंधली चमक बिखेर रही थी। यह ठीक वही मूल कोर था जो एक मूल कोर दायरे के विशेषज्ञ का होता है। मूल सागर दायरे की 9वीं स्तर की साधना से मूल कोर दायरे में सफलता का सबसे स्पष्ट संकेत शरीर के अंदर की सारी युवान शक्ति का एक ही मूल कोर में संघनित होना है। अब यश के पास एक मूल कोर था जो यह साबित करता था कि उसने सफलतापूर्वक मूल कोर दायरे में सफलता हासिल कर ली है। उस मूल कोर के अंदर से समृद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें समुद्र की लहरों की तरह लगातार फैल रही थीं। मूल सागर दायरे के 9वें स्तर के शिखर से निकलने वाली ऊर्जा की लहरों की तुलना में यह ऊर्जा की लहर स्वर्ग और पृथ्वी जैसी थी, पूरी तरह से अतुलनीय। इसके अलावा अगर कोई ध्यान से देखता तो इस मूल कोर के ऊपर दरारों का एक घेरा भी था जो एक गहरी आभा बिखेर रहा था। दरारों के उस गहरे घेरे को मूल कोर मार्ग कहा जाता था। वे कुल 9 थे जो मूल कोर दायरे की साधना के 9 स्तरों के अनुरूप थे। एक मूल कोर मार्ग होने का मतलब मूल कोर दायरे के पहले स्तर में होना था। 2 मूल कोर मार्क होने का मतलब मूल कोर दायरे की साधना के दूसरे स्तर में होना था, और इसी तरह। आखिरकार मैंने मूल कोर दायरे में सफलता हासिल कर ली। यश ने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं, उसकी गहरी पुतलियों में बिजली जैसी चमक कौंधी। उसने अपनी मुट्ठियां भींचीं, अपने अंगों और हड्डियों में उमड़ती हुई जबरदस्त शक्ति को महसूस किया, और उसके होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। जैसा कि मूल कोर दायरे से उम्मीद थी, शक्ति वाकई जबरदस्त है। यश को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह इस समय केशव से लड़ता तो वह निश्चित रूप से उसे 10 चालों के अंदर आसानी से हरा सकता था। बेशक शर्त यह थी कि केशव ने इस दौरान कोई प्रगति नहीं की हो, लेकिन क्या यह संभव था? जाहिर है नहीं। हालांकि केशव यश से हार गया था, लेकिन यश को यह मानना पड़ा कि केशव बहुत ज्यादा टैलेंट वाला एक सुपर जीनियस था। जब वह खुद को बेहतर बना रहा था तो दूसरा भी तेजी से खुद को बेहतर बना रहा होगा। छोटे ड्रैगन, कितना समय बीत गया? यश की शांत आवाज सुनाई दी। गोल्डन छोटे ड्रैगन की आकृति यश के सामने हवा में से प्रकट हुई और उसने कहा, 1 महीना बीत चुका है। यह मत सोचो कि यश का कल्टीवेशन शुरू से आखिर तक सिर्फ एक पल जैसा लगा, असल में पूरा 1 महीना बीत चुका था।
कल्टीवेशन के दौरान समय बहुत तेजी से बीतता है। यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। क्या 1 महीना बीत गया? अभी भी 2 महीने बाकी हैं। कल्टीवेट करना जारी रखो। मूल कोर दायरे में सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू करने से यह नतीजा यश को बहुत संतुष्ट करने वाला था, लेकिन यह उसे पूरी तरह से खुश करने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद यश ने मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट और गहरे सच को समझना शुरू किया। मूल कोर दायरे में ब्रेक थ्रू करने के बाद थंडर मिस्ट्री अब स्वर्गीय दाओ नियमों से बंधी नहीं थी और एक ऊंचे लेवल पर जा सकती थी। मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट और मार्शल दाओ गहरे सच का कल्टीवेशन करना कल्टीवेशन को बेहतर बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन असल में अगर कोई कुछ गहरे रहस्य को समझता है और कोई मौका पाता है तो ब्रेक थ्रू की गति निश्चित रूप से कल्टीवेशन को बेहतर बनाने से कहीं ज्यादा तेज और आसान होती है। यश ने कोई गहरा रहस्य नहीं समझा, लेकिन उसके पास ब्रेक थ्रू का एक मौका था, और यह मौका साफ तौर पर एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल था। एरे पैटर्न काम करने लगे, रोशनी चमकी और एक मजबूत गहरा उतार चढ़ाव फैलने लगा जो पूरे एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में फैल गया। यश गहरे उतार चढ़ाव के बीच खड़ा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कीं और समझने की स्थिति में चला गया। पलक झपकते ही 7 दिन चुपचाप बीत गए। डोंग, एक जोरदार गर्जना जैसे महान दाओं की घंटी अचानक एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के अंदर गूंज उठी। तुरंत ही यश के शरीर से एक मजबूत 5 रंगों की रोशनी निकली जो उसके पीछे एक विशाल फूल बनाने के लिए जमा हो गई। यह फूल लगभग 10 झांग आकार का था, जिसमें 5 पंखुड़ियां थीं, जिनका रंग सोना, हरा, नीला, लाल और पीला था। इससे तीव्र 5 तत्वों का उतार चढ़ाव निकला जो आपस में मिलकर एक दूसरे को मजबूत करने वाले चक्र में घूम रहा था, जो बहुत शक्तिशाली था। इन उतार चढ़ावों के प्रभाव से पूरा एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल थोड़ा कांप गया। इस फूल को पंच तत्व फूल कहते हैं। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट पंच तत्व इंटेंट में महारत हासिल कर लेता है और पंच तत्व इंटेंट को गहरे सच के लेवल तक पहुंचाता है तो वे इसे संघनित कर सकते हैं। पंच तत्व फूल से पंच तत्वों के गहरे सच के बीच फ्यूजन आसान हो जाएगा और उसकी शक्ति और भी ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि यश के पीछे 5 एलिमेंट्स फ्लावर को देखने पर वह सिर्फ एक परछाई थी, जिससे साफ पता चलता था कि उसका 5 एलिमेंट्स गहरा सच अभी पहले स्टेज में ही पहुंचा था। ऐसी अफवाह है कि जब 5 एलिमेंट्स गहरे सच को 76वें हिस्से की महारत या उससे ज्यादा के लेवल तक कल्टीवेट किया जाता है तो 5 एलिमेंट्स फ्लावर भ्रम से असली में बदल सकता है। एक सच में मौजूद 5 एलिमेंट्स फ्लावर में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। कॉन्टिनेंट पर एक कहावत मशहूर है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर 5 एलिमेंट्स फ्लावर के पूरी तरह से बनने के बाद की शक्ति को बताने के लिए किया जाता है। एक ही सोच से फूल खिलता है और ब्रह्मांड टूट जाता है। जैसे ही यश के पीछे 5 एलिमेंट्स फ्लावर की परछाई बनी, उसकी भौहों पर एक बहुत छोटा 5 एलिमेंट्स फ्लावर पैटर्न भी दिखाई दिया, जो 5 एलिमेंट्स गहरे सच को दिखाने वाला गहरा सच का निशान था। एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के साथ कॉन्सेप्ट को समझना पहले से ज्यादा आसान है। मैंने सोचा था कि अपने 5 एलिमेंट्स इंटेंट को 5 एलिमेंट्स गहरे सच के लेवल तक ले जाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे सिर्फ 7 दिनों में हासिल कर लूंगा। यश ने 5 एलिमेंट्स फ्लावर के बनने को महसूस किया और उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेशक सिर्फ 7 दिनों में 5 एलिमेंट्स इंटेंट को 5 एलिमेंट्स गहरे सच तक पहुंचाना और 5 एलिमेंट्स फ्लावर को बनाना सिर्फ एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल की वजह से नहीं था। यह इसलिए भी था क्योंकि यश का 5 एलिमेंट्स इंटेंट पहले ही ब्रेक थ्रू बॉटलनेक तक कल्टीवेट हो चुका था। एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के मौके के साथ ब्रेक थ्रू स्वाभाविक रूप से बिना किसी मेहनत के हुआ।
अगर उसका 5 एलिमेंट्स इंटेंट सिर्फ 6 या 7/10वें हिस्से की महारत तक कल्टीवेट हुआ होता तो एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में 7 दिन तो दूर की बात है, 7 महीने रहने पर भी वह 5 एलिमेंट्स गहरे सच तक नहीं पहुंच पाता और 5 एलिमेंट्स फ्लावर नहीं बना पाता। इसके बाद यश ने अभी अभी हासिल किए गए 5 तत्वों के गहरे सच को मजबूत किया और फिर तुरंत दूसरे मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर दिया। सबसे पहले स्पेस इंटेंट और डेवोरिंग इंटेंट को समझा गया। स्पेस इंटेंट और डेवोरिंग इंटेंट ऊंचे दर्जे के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना 5 एलिमेंट्स इंटेंट से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हालांकि किस्मत से यश की काबिलियत कमाल की थी और उसके पास एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल जैसा एक बेहतरीन खजाना था। 5 दिनों के बाद ये दोनों ऊंचे दर्जे के कॉन्सेप्ट्स डेवोरिंग और स्पेस तेजी से 60% महारत तक पहुंच गए। उसके बाद थंडर मिस्ट्री की बारी थी। अगर किसी मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने की मुश्किल 10 है तो किसी मार्शल दाओ गहरे सच को समझने की मुश्किल 100 है। मुश्किल 10 गुना बढ़ गई थी, जो बहुत डरावना था। यश की जबरदस्त काबिलियत और एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल पर उसकी महारत के बावजूद 5 दिनों के बाद वह इसे मुश्किल से 10% मिडिल स्टेज महारत तक ही पहुंचा पाया। हालांकि तरक्की की मुश्किल ज्यादा है, लेकिन एक बार जब कोई गहरा सच थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो उसकी शक्ति आसमान छू लेती है। 10% मिडिल स्टेज थंडर मिस्ट्री की शक्ति 10% अर्ली स्टेज थंडर मिस्ट्री से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। आखिर में 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल्स कुछ मामलों में गहरे सच के बराबर होते हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि किस्मत से यश की सेबर दांव काबिलियत उसकी कल्टीवेशन काबिलियत से भी ज्यादा जबरदस्त थी। 13 दिनों के बाद उसने सभी 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को 40% मिडिल स्टेज महारत तक पहुंचा दिया था। तब तक 1 और महीना बीत चुका था। यश का कल्टीवेशन हमेशा एक पूरे प्लान के हिसाब से चलता था। पहला महीना अपने कल्टीवेशन दायरे को आगे बढ़ाने के लिए था, मूल कोर दायरे तक पहुंचने की कोशिश करना। दूसरा महीना अपने मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट्स, मार्शल दाओ गहराई और 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को आगे बढ़ाने के लिए था। जहां तक आखिरी महीने की बात है, वह स्वाभाविक रूप से गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन और 3 मोड़ वाले गहरे सच कल्टीवेशन तकनीक गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन हेवन आर्ट को समझने के लिए था। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस महीने के दौरान यश ने 3 चरण वाली गहन सत्य साधना तकनीक गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन हेवन आर्ट की पहली परत को समझा, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी समझ थी। पूरी तरह से समझने में अभी बहुत समय था। हालांकि भले ही यह सिर्फ ऊपरी समझ थी, फिर भी यह हेवन ग्रेड उच्चस्तरीय साधना तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके अलावा इस दौरान गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन से यश और भी ज्यादा परिचित हो गया। एक्टिवेट होने पर यह निश्चित रूप से तब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जब उसने इसे पहली बार हासिल किया था। बेशक क्योंकि गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन का छिपा हुआ खतरा अभी तक हल नहीं हुआ था, इसलिए यश लापरवाही से गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके ब्लडलाइन के जलने का एहसास अच्छा नहीं था और वह इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। इस समय तक पूरे 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों की एकांत कठिन साधना के दौरान यश की ताकत में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। वह पहली बार लौटने की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यश को भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। वह इसका टेस्ट दूसरों के साथ लड़ाई में शामिल होने के बाद ही कर पाएगा। हालांकि शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह कम से कम 5 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह एक बहुत ही भयानक उछाल था। यह जानना जरूरी है कि एक बार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट यश के लेवल पर पहुंच जाता है
तो ताकत में हर दोगुनी बढ़ोतरी से जबरदस्त बदलाव आते हैं। 5 गुना बढ़ोतरी तो बस अकल्पनीय थी। अगर जोर से कहा जाए तो शायद लोग डर के मारे मर जाएंगे। युवा मालिक ज्ञान ड्रैगन हॉल में गोल्डन छोटे ड्रैगन की आवाज गूंजी। यश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बेपरवाही से पूछा, क्या बात है? 3 महीने बीत गए हैं। आपने मुझसे कहा था कि समय आने पर आपको बताऊं, गोल्डन छोटे ड्रैगन ने सिर झुकाकर कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। यश ने मुंह बनाया। वह अभी भी अपनी साधना जारी रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जेड गेट द्वारा उसके लिए विशेष रूप से आयोजित उन्नति समारोह शुरू होने वाला था और उसे उसमें शामिल होना था, इसलिए वह अब एकांत में नहीं रह सकता था। यह सोचकर यश ने अपनी आभा को नियंत्रित किया, एक साफ हरी पोशाक पहनी, ज्ञान ड्रैगन हॉल से बाहर निकला और जेड गेट के मुख्य शिखर दिव्य जेड पर्वत शिखर की ओर बढ़ा, जहां उन्नति समारोह आयोजित होने वाला था। अपनी आभा को काबू में करने के बाद यश अपनी नाजुक बनावट को छोड़कर हर मामले में एक आम इंसान जैसा लग रहा था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। जो लोग यश को नहीं जानते थे वे कभी समझ नहीं पाते कि यह दिखने में सीधा सादा, खुशमिजाज और नाजुक आम नौजवान असल में नानवू क्षेत्र का हेवनली प्राइड सुप्रीम था, जो युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर था। डोंग। जैसे ही सुबह की पहली किरण क्षितिज से नीचे गिरी, अचानक एक साफ घंटी की आवाज गूंजी, जिसने पूरे जेड गेट को घेर लिया और उसकी जमीन के हर इंच पर फैल गई। तुरंत ही जेड गेट, जो शांत माहौल में था, तुरंत पूरी ताकत से एक मशीन की तरह काम करने लगा। शांत माहौल को तोड़कर बहुत ज्यादा जीवंत हो गया। एक एक करके जेड गेट के शिष्य, डीकन और बड़े लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और व्यस्त हो गए। जेड गेट पहाड़ की तलहटी में चमकीले कपड़े पहने और असाधारण हाव भाव वाले मार्शल आर्टिस्ट निमंत्रण पत्र लिए हुए एक एक करके जेड गेट में दाखिल हुए और फिर जेड गेट के शिष्यों के नेतृत्व में दिव्य जेड पर्वत शिखर पर पहुंचे। चाहे वे जेड गेट के सदस्य हों या ये आने वाले मार्शल आर्टिस्ट, आज उनका एकमात्र मकसद जेड गेट द्वारा आयोजित भव्य उन्नति समारोह था। दिव्य जेड पर्वत शिखर। इस उन्नति समारोह की मेजबानी के लिए जेड गेट के सेक्ट मास्टर ने खास तौर पर दिव्य जेड पर्वत शिखर की चोटी पर मुख्य हॉल को छोड़कर सभी दूसरी इमारतों को गिराने का आदेश दिया, जिससे 10,000 फीट का एक विशाल मैदान बन गया। इस विशाल मैदान के बीच में एक अस्थायी रूप से बनाया गया ऊंचा मंच था। हालांकि ऊंचा मंच अस्थायी रूप से बनाया गया था, लेकिन इसे बहुत सावधानी से बनाया गया था, जो बेहद शानदार, भव्य और असाधारण रूप से शाही लग रहा था। ऊंचे मंच के चारों ओर दर्शकों के लिए सीटें थीं, जिनकी संख्या लाखों में थी। जैसे जैसे समय बीता और सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, पूरा दिव्य जेड पर्वत शिखर सुनहरी धूप में नहा गया। इस समय सभी मेहमान मूल रूप से आ चुके थे और लाखों सीटें भर चुकी थीं। दरअसल बहुत से लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली और वे सिर्फ खड़े हो सकते थे। चारों ओर देखने पर हर जगह घनी भीड़ थी, जिससे एक भव्य नजारा बन रहा था। यह शायद पिछले लगभग एक सदी में जेड गेट द्वारा आयोजित सबसे बड़ी सभा थी। घंटी बजी। जैसे ही सभी मेहमान अपनी सीटों पर बैठे, एक तेज घंटी की आवाज गूंजी और एक अदृश्य ध्वनि तरंग पूरे स्थान पर फैल गई। उस अदृश्य ध्वनि तरंग में एक अजीब शक्ति लग रही थी और तुरंत ही पहले का शोरगुल वाला दृश्य तुरंत शांत हो गया। तुरंत ही सभी की नजरें शानदार, भव्य और असाधारण रूप से शाही ऊंचे मंच की ओर मुड़ गईं। असंख्य आंखों के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो जेड गेट का डीकन लग रहा था, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आया और जोरदार आवाज में घोषणा की, अब मैं जेड गेट उन्नति समारोह को आधिकारिक तौर पर खुला घोषित करता हूं। मैं सेक्ट मास्टर, मुख्य चोटियों के एल्डर्स
और 4 चोटियों के पीक मास्टर्स को अंदर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। स्विश स्विश। जैसे ही वह जोरदार और जोश से भरी आवाज आई, तुरंत जेड गेट की गहराइयों से अनगिनत रोशनी की धाराएं निकलीं, आसमान में शानदार रोशनी की लकीरें बनाते हुए, और फिर शानदार, नेक और असाधारण ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उतरीं। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद रोशनी की धाराएं गायब हो गईं, और उनमें से जो लोग निकले वे जेड गेट के ऊंचे पद वाले सदस्य थे। हालांकि इन रोशनी की धाराओं के उतरने का एक खास क्रम था। सबसे पहले जेड गेट के 4 चोटियों के पहले सदस्य उतरे: स्वर्ग पंख शिखर, काला पंख शिखर, दिव्य जेड पर्वत शिखर और येलो फेदर पीक। उनमें से काला पंख शिखर के पहले सदस्य संबित यश के हाथों पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए पृथ्वी पंख शिखर प्रमुख के रूप में जो अंदर आया वह नया पहला सदस्य नावेद था। नावेद ने अंदाजा लगाया कि पिछले पृथ्वी पंख शिखर प्रमुख संबित की मौत का यश से जरूर कोई संबंध था। हालांकि अगर उसका अंदाजा सच भी था तो क्या यश अब एक ग्रैंड एल्डर था? क्या वह यश से बदला ले सकता था? सिर्फ तभी जब वह जीने से थक गया हो। इसके अलावा नावेद का कभी भी संबित का बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। अगर संबित नहीं मरा होता तो वह कभी भी पृथ्वी पंख शिखर प्रमुख नहीं बनता। अगर यश ने सच में संबित को मारा था तो उसे यश का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ता। जहां तक स्वर्ग पंख शिखर, दिव्य जेड पर्वत शिखर और येलो फेदर पीक के पहले सदस्यों की बात है, वे वैसे ही रहे। इसके बाद मुख्य चोटी के एल्डर्स सामने आए। आखिर में जेड गेट के सेक्ट मास्टर सामने आए। जेड गेट के सेक्ट मास्टर लगभग 40 साल के एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, जिन्होंने बैंगनी रंग का चोगा पहना था जिस पर उनकी छाती पर एक सुनहरा पंख बना हुआ था, जो जेड गेट के सेक्ट मास्टर की खास पोशाक थी। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बाद जेड गेट के सेक्ट मास्टर ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे तक गए। उनकी गंभीर और शानदार नजरें पूरे दृश्य पर घूमी। फिर एक आवाज गूंजी, जैसे एक बड़ी घंटी की आवाज, जो सबके कानों में गूंज रही थी। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज मेरे जेड गेट पर सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। मैं शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहता। अब मैं हमारे सेक्ट के नए ग्रैंड एल्डर यश को अंदर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। रिप रिप। जैसे ही जेड गेट के सेक्ट मास्टर की आवाज खत्म हुई, ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉइड दायरे का एक हिस्सा अचानक जोर से मुड़ा, फिर ढह गया, जिससे एक दरवाजे के आकार का काला छेद बन गया। तुरंत ही एक पतली आकृति धीरे धीरे अंदर से बाहर निकली। यह पतली आकृति स्वाभाविक रूप से यश की थी। हालांकि इस समय यश सुबह जाने के समय से थोड़ा अलग था। उसने अब एक शुद्ध सफेद चोगा पहना हुआ था, जो सफेद पंखों से ढका हुआ था। यह फेदर ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल रोब था, जिसे केवल जेड गेट के ग्रैंड एल्डर ही पहनने के योग्य थे। शुद्ध सफेद फेदर ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल रोब पहने हुए, साथ ही यश के शांत चेहरे और गहरी आंखों के साथ, वह 9 स्वर्गों से निर्वासित एक अमर प्राणी जैसा लग रहा था, जो इस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था। हम आदरपूर्वक ग्रैंड एल्डर का अभिवादन करते हैं। जैसे ही यश प्रकट हुआ, जेड गेट के सभी शिष्य तुरंत एक साथ एक घुटने पर बैठ गए। फिर एक बहरा कर देने वाली गर्जना, जैसे उमड़ती लहरें आसमान से टकरा रही हों, फैल गई। ध्वनि तरंगे लुढ़क रही थीं और यहाँ तक कि आसमान के बादलों को भी तितर-बितर कर रही थीं। उठो, इतनी विशाल दिव्य शक्ति का सामना करते हुए कोई और होता तो बहुत खुश और उत्साहित हो जाता, लेकिन यश भावहीन रहा, शांति से अपना हाथ हिलाकर सभी शिष्यों को उठने का इशारा किया। सभी शिष्यों को उठने का इशारा करने के बाद यश जेड गेट के सेक्ट मास्टर और दूसरों की ओर मुड़ा, अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, यश आदरपूर्वक सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स और फर्स्ट सीट्स का अभिवादन करता है।
ग्रैंड एल्डर, आप बहुत दयालु हैं। सभी एल्डर्स और 4 चोटियों के फर्स्ट सीट्स ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन का जवाब दिया। यश अब जेड गेट का शिष्य नहीं था, बल्कि एक ग्रैंड एल्डर था जो सेक्ट मास्टर के बराबर था और यहाँ तक कि उनसे ऊंचा दर्जा रखता था, तो वे कैसे लापरवाह हो सकते थे। यश, आओ और अपना प्रमोशन स्वीकार करो। जेड सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर बोले। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, उन्होंने अचानक अपनी हथेली हिलाई। स्विश! तुरंत ही हवा के फटने जैसी एक तेज आवाज सबके कानों में गूंजी। फिर जेड गेट की गहराइयों से रोशनी की एक विशाल धारा बाढ़ की तरह दहाड़ते हुए निकली और पलक झपकते ही ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच गई। रोशनी छंट गई और एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी। तुरंत ही उस विशाल चीज के अंदर से एक भयानक दबाव तूफान की तरह बाहर निकला। जिस किसी ने भी यह दबाव महसूस किया, उसका दिल बैठ गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हम आदरपूर्वक पूर्वज गुरु को प्रणाम करते हैं। और जिस पल वह विशाल चीज दिखाई दी और उसने अपना भयानक दबाव छोड़ा, जेड गेट के सभी मौजूद लोग तुरंत एक घुटने पर बैठकर प्रणाम करने लगे, जिसमें जेड गेट के सेक्ट मास्टर, मुख्य चोटी के एल्डर, 4 चोटियों के फर्स्ट सीट और यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर यश भी शामिल थे। वह विशाल चीज और कुछ नहीं बल्कि एक मूर्ति थी, और उस मूर्ति का रूप बिल्कुल जेड गेट के संस्थापक पूर्वज गुरु फेदर ट्रांसफॉर्मेशन डाओइस्ट जैसा था। व्यास, जेड गेट के 73वीं पीढ़ी के सेक्ट मास्टर, आज हमारे जेड गेट के होनहार शिष्य यश की ओर से खास तौर पर पूर्वज गुरु से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे जेड गेट के ग्रैंड एल्डर के पद पर उनकी पदोन्नति को मंजूरी दें। कृपया पूर्वज गुरु अपनी मंजूरी दें। जेड गेट के सेक्ट मास्टर के मुंह से एक साफ और सम्मानजनक आवाज निकली। फिर उन्होंने अपनी गोद से मंत्रों से ढका एक पीला ताबीज का कागज निकाला, एक उंगली बढ़ाई और उसे हल्के से हिलाया, जिससे उनकी उंगली का सिरा फट गया और खून बहने लगा। फिर उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और हथेली के आकार के पीले ताबीज के कागज पर तेजी से लिखा। जब आखिरी स्ट्रोक पड़ा, तो पीला ताबीज का कागज अपने आप जल उठा और एक चमकदार आग के गोले में बदल गया। चमकदार आग का गोला संघनित होने के बाद वह अपने आप जेड गेट के सेक्ट मास्टर की हथेली से अलग हो गया और तेजी से आसमान में तैर रही फेदर ट्रांसफॉर्मेशन डाओइस्ट की मूर्ति की ओर उड़ गया। ठीक इसी पल जेड गेट के पूर्वज गुरु की मूर्ति अचानक अनगिनत मंत्रों और रोशनी से चमक उठी। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार किरण निकली। हैरान आंखों की नजर में मूर्ति जीवित हो गई और एक बड़ा हाथ बढ़ाकर चमकदार आग के गोले को पकड़ लिया। वह पत्थर का हाथ स्पंज जैसा था। जैसे ही उसने चमकदार आग के गोले को छुआ, उसने उसे सीधे सोख लिया। फिर जेड गेट के पूर्वज गुरु की मूर्ति पर मंत्र और रोशनी चमकी। एक पल बाद मूर्ति से एक युगों पुरानी आवाज निकली। यश यक्षगिरी देश के नानवू क्षेत्र में चंद्रपत सेक्ट से 18 साल की उम्र में उसने मेरे जेड गेट की शिष्य भर्ती सभा में हिस्सा लिया और न्यू टैलेंट किंग के टाइटल के साथ जेड गेट के स्वर्ग पंख शिखर का शिष्य बन गया। 6 महीने बाद उसने 4 चोटियों की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, फिर से पहला स्थान जीता और ट्रू शिष्य के पद पर प्रमोट हो गया। बाद में उसने आकाश ड्रैगन युद्ध में हिस्सा लिया और हेवनली प्राइड सुप्रीम का पद हासिल किया। नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत बन गया, जिससे मेरी जेड दिव्य शक्ति बढ़ी। ऐसा होनहार शिष्य, उसका ग्रैंड एल्डर के पद पर प्रमोशन सही है और मंजूर है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, जेड गेट की मूर्ति के पूर्वज गुरु के बड़े हाथ ने फिर से इशारा किया और तुरंत उसकी हथेली से रोशनी की 2 धाराएं निकलीं, जो यश की ओर तेजी से बढ़ी। यश की आंखों में एक तेज चमक कौंधी और उसके हाथ बिजली की तरह तेजी से निकले और उसने रोशनी की दोनों धाराओं को पकड़ लिया।
एक चटक की आवाज के साथ रोशनी की धाराएं टूट गईं और दो चीजें सामने आईं। एक जेड जितनी सफेद छड़ी थी जिसके आधार पर जेड अमर छड़ी के 4 अक्षर लिखे थे। दूसरी चीज एक प्राचीन गुप्त मैनुअल थी जिस पर शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड पहली क्रांति गहन सत्य के 8 अक्षर लिखे थे। ये क्या है? यश ने उत्सुकता से जेड अमर छड़ी को उलझन भरे भाव से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। जहां तक शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड की बात थी, उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह एक मार्शल स्किल है, और वह भी पहली क्रांति गहन सत्य मार्शल स्किल। हालांकि जेड गेट की मूर्ति के पूर्वज गुरु ने यश की उलझन का जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यश को ग्रैंड एल्डर के पद पर प्रमोट करने और दो चीजें देने के बाद वह वापस रोशनी की उस शानदार धारा में बदल गई और जेड गेट की गहराइयों में वापस चली गई। जैसे ही यश ने सवाल पूछा, फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट का सेक्ट लीडर इस समय उसके पास आया और फुसफुसाया, यह जेड इमॉर्टल स्टाफ ग्रैंड एल्डर के तौर पर तुम्हारी पहचान का प्रतीक है। साथ ही यह एक लो ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन भी है जिसमें बहुत चमत्कारी असर है। यह मालिक की मर्जी के हिसाब से अलग अलग तरह के हथियारों में बदल सकता है, और वह शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड जेड गेट के पूर्वज मास्टर द्वारा अपने आखिरी सालों में बनाई गई एक स्पेस मिस्ट्रीज मार्शल स्किल है। जैसे ही उसने यह कहा, फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर की आंखों में जबरदस्त उत्साह की हल्की झलक दिखी। जाहिर है वह भी इन दोनों खजानों से काफी आकर्षित था। तो बात ऐसी है। यश ने समझते हुए सिर हिलाया। वह सच में इस जेड इमॉर्टल स्टाफ की काबिलियत को टेस्ट करना चाहता था और फिर उस स्पेस मिस्ट्रीज मार्शल स्किल शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड की गहराई देखना चाहता था। लेकिन अभी भी प्रमोशन सेरेमनी चल रही थी, इसलिए यह बहुत सही नहीं था। वह उन्हें सिर्फ रख सकता था। जेड गेट के पूर्वज मास्टर की मूर्ति के जाने के बाद प्रमोशन सेरेमनी जारी रही, जिसके बाद कुछ थका देने वाली रस्में हुईं। जब रस्में चल रही थीं, तो सेरेमनी देख रहे मेहमानों ने धीमी आवाज में बात करना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर हैरानी का भाव था। कुछ लोग हैरानी से बोल रहे थे, कुछ हाँफ रहे थे, और पूरा माहौल शोरगुल से भर गया था। ये लोग यश के बारे में तभी जान पाए जब वह मशहूर हो गया। उन्हें उससे पहले उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी जेड गेट के पैतृक गुरु की बातों से उन्हें यश के कामों के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। यक्षगिरी देश में वह चंद्रपथ सेक्ट कैसी जगह है? क्या तुमने उसके बारे में सुना है? ऐसा लगता है कि यह एक देश है और एक बहुत दूर की जगह पर एक छोटा सा सेक्ट है। हे भगवान! मुझे हमेशा लगता था कि यश को किसी जाने माने कबीले ने पाला पोसा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी छोटी जगह से आया है। इस तरह का बैकग्राउंड असल में एक आम शिष्य के बराबर है। एक आम शिष्य असल में नानवू क्षेत्र में हेवनली प्राइड सुप्रीम के पद तक पहुंच गया, नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत बन गया। यह यश सच में एक विलक्षण प्रतिभा है। कौन नहीं है? जब चर्चा की आवाजें शांत हुई, तो थका देने वाली रस्में आखिरकार खत्म हुईं। इसके बाद वह हिस्सा था जहां सभी मौजूद शक्तियों ने अपने बधाई के तोहफे पेश किए। हेवनली कुई सेक्ट यश सुप्रीम को जेड गेट के ग्रैंड एल्डर के पद पर पदोन्नति के लिए बधाई देता है। 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का एक छोटा सा तोहफा सम्मान का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें, यश सुप्रीम। ब्लेजिंग फ्लेम वैली एक 10,000 साल पुराना प्रोफाउंड ब्लड जिनसिंग और एक 9 रिवोल्यूशन मूलकोर पिल पेश करता है। हानबिंग पैलेस 3 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन और एक अर्थ ओरिजिन प्राचीन जेड पेश करता है। बधाई के तोहफे पेश करने की आवाजें एक लहर की तरह थीं, लगातार और कभी न खत्म होने वाली।
यश कई थका देने वाली रस्मों से गुजरने के बाद पहले ही थक चुका था। यह एक बड़ी लड़ाई लड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला था। हालांकि बधाई के तोहफे सुनकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसकी थकान गायब हो गई, क्योंकि ये सभी अविश्वसनीय रूप से कीमती बधाई के तोहफे उसी के थे। यश सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर का अभ्यास करता है और अपनी साधना को तेजी से बेहतर बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। अब विभिन्न शक्तियों द्वारा इतने उदार तोहफे पेश करने के साथ उसे विश्वास था कि वह जल्द ही मूलकोर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। जल्द ही सभी शक्तियों ने अपने बधाई के तोहफे पेश कर दिए। इसी पल फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर ने जोर से ऐलान किया। यह सेक्ट मास्टर घोषणा करता है कि यह प्रमोशन सेरेमनी खत्म हो गई है। हमारे सेक्ट ने कुछ दावतों का इंतजाम किया है, कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर सबको दिव्य जेड पर्वत शिखर के दाईं ओर एक बड़े हॉल में ले जाने वाले थे। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, रुको, यह कौन है? यहां मुसीबत खड़ी करने की इतनी हिम्मत किसकी है? क्या वह जीने से थक गया है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी जन्मदिन पर जहर खा रहा हो? अचानक आई ठंडी आवाज से सब रुक गए, उनके चेहरे हैरानी से भर गए और वे जोश से बातें करने लगे। फिर सब मिलकर आवाज की तरफ देखने लगे। बहुत सारी आंखों की नजर के सामने चार महान संप्रदायों में से एक लिमिटलेस पैलेस की सीटों से एक आकृति निकली। तो यह प्रोडिजी केशव है। सबने तुरंत उस पतली आकृति को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि केशव था, जो 5 महान प्रोडिजी में से एक था। ओह, यह केशव है, लिमिटलेस पैलेस का जीनियस शिष्य। क्या तुम्हें कुछ कहना है? यह देखकर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी भौहें उठाईं और बेपरवाही से पूछा। जूनियर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करता है। हालांकि केशव घमंडी था, लेकिन उसने फेदर ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख जैसे प्रमुख व्यक्ति के सामने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपना मकसद बताया। जूनियर यश सुप्रीम से मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहते हो? यश जो बैठा हुआ था, यह सुनकर उसने अपनी भौहें उठाईं, फिर खड़ा हो गया और फेदर ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के बगल में चला गया। केशव को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, केशव, मुझे हैरानी है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। बेशक, तुम्हें चुनौती देने के लिए। यश सुप्रीम केशव ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और ठंडे लहजे में कहा, पिछली बार प्रोडिजी सुप्रीम लड़ाई में मैं तुमसे हार गया था। मैं हार मानने को तैयार नहीं था और 1 महीने की कड़ी साधना के बाद मेरी साधना में बहुत तरक्की हुई है। इसलिए मैं आज खास तौर पर तुम्हें चुनौती देने आया हूं। मुझे चुनौती दोगे? यश यह सुनकर हल्का मुस्कुराया। उसने तुरंत हाँ या ना नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूरी जगह पर नजर घुमाई और बेपरवाही से कहा, मुझे लगता है कि आज मुझे चुनौती देने वाला सिर्फ तुम ही नहीं हो, है ना? क्या कोई और भी है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? बाहर आओ। हाँ, सही कहा। मैं भी तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ, यश सुप्रीम। मैं भी चुनौती देना चाहता हूँ। जैसे ही यश की आवाज खत्म हुई, कई और धीमी आवाजें सुनाई दीं और फिर 3 आकृतियां एक साथ बाहर निकलीं। ये तीनों शख्स कोई और नहीं बल्कि बाकी 3 महान विलक्षण प्रतिभाएं थीं, उदय, तान्या, तपन। हालांकि वे 1 महीने पहले यश से हार गए थे, लेकिन वह 1 महीना पहले की बात थी। विलक्षण प्रतिभा के पद तक पहुंचने के लिए इन चारों में से हर कोई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली जीनियस है। अब 1 महीने की कड़ी साधना के बाद उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ गई होगी।
मुझे हैरानी है कि क्या वे यश को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे और इस समय उसे स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च के सिंहासन से नीचे उतार पाएंगे। हाँ हाँ, कोई भी जीते या हारे, स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च को 4 महान विलक्षण प्रतिभाओं की चुनौती निस्संदेह एक बेहद रोमांचक लड़ाई होगी। मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूँ। केशव और अन्य 4 महान विलक्षण प्रतिभाओं को यश स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च को चुनौती देने के लिए आते देख सभी तुरंत चर्चा करने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता दिख रही थी। जहां तक यश के चुनौती को मना करने की बात थी, उन सभी ने अनुमान लगाया कि वह मना नहीं करेगा, क्योंकि केशव और अन्य 4 महान विलक्षण प्रतिभाओं ने सही समय चुना था। आज वह दिन है जब यश को जेड गेट के ग्रैंड एल्डर के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। इस नाजुक मोड़ पर वे परेशानी खड़ी करने आए थे और यश को मुख्य पात्र के रूप में कार्रवाई करनी ही होगी, नहीं तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। हालांकि अगर यश यह चुनौती जीत जाता है तो स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च के रूप में उसकी स्थिति अटूट हो जाएगी। अब कोई भी स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च के रूप में यश की विश्वसनीयता पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करेगा। कहा जा सकता है कि यह चुनौती दोधारी तलवार है। जीत सच में उसका नाम पूरे दक्षिणी मार्शल आर्ट्स जगत में मशहूर कर देगी, लेकिन हार उसे तुरंत स्वर्ग से नरक में गिरा देगी। जहां तक वह फायदेमंद पक्ष या नुकसानदायक पक्ष को पकड़ पाता है, यह अभी भी यश की ताकत पर निर्भर करता है। तुम सब मुझे चुनौती देना चाहते हो? यश ने केशव और अन्य 4 महान विलक्षण प्रतिभाओं को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सही, केशव और बाकी चारों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ हाँ, इस दौरान सिर्फ तुमने ही तरक्की नहीं की है, मैंने भी अच्छी तरक्की की है। मैं बस कुछ विशेषज्ञों की तलाश में था जिनके साथ मुकाबला कर सकूं और यह जांच सकूं कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं। चूंकि तुम चारों आज मुझे चुनौती दे रहे हो, यह एकदम सही है। यश के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। केशव और बाकी 4 महान धुरंधरों की चुनौती से बेअसर, शांत और अविचलित। बस उसकी गहरी आंखों में लड़ाई का एक तेज इरादा उभर रहा था। जब लड़ाई का तेज इरादा उसकी आंखों में भर गया तो यश ने एक एक शब्द करके कहा, तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला करो। क्या यश 4 लोगों से अकेले लड़ना चाहता है? क्या वह पागल है? भले ही वह हेवनली प्राइड सुप्रीम हो, केशव और बाकी 4 से निपटना आसान नहीं है। वे सभी उससे थोड़े ही कम धुरंधर हैं। एक एक करके लड़ने पर यश के जीतने का ज्यादा चांस हो सकता है, लेकिन 4 के मुकाबले 1 में उसकी हार पक्की है। या क्या यश इतना कॉन्फिडेंट है कि 4 के मुकाबले 1 होने पर भी वह जीत सकता है? यह अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, यह घमंड है। हाँ, मुझे लगता है कि यश को चिंता है कि वह हार जाएगा, इसलिए वह यह स्टंट कर रहा है। इस तरह अगर वह हार भी जाता है तो वह कह सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने 4 के मुकाबले 1 से लड़ाई की। उसने अभी लड़ाई शुरू भी नहीं की है और पहले से ही सोच रहा है कि वह हार जाएगा। तथाकथित हेवनली प्राइड सुप्रीम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यश की बातें सुनकर पूरे वेन्यू में तुरंत एक लहर की तरह हलचल मच गई। कुछ लोगों को लगा कि यश का दिमाग खराब हो गया है, कुछ को लगा कि हेवनली प्राइड सुप्रीम का टाइटल पाने के बाद यश घमंडी हो गया है और सबको नीचा देख रहा है, और कुछ ने मजाक उड़ाया, यह मानते हुए कि यश के इस काम के पीछे कोई और मकसद है। इस समय फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर ने भी परेशान चेहरा बनाया। यश के बगल में फुसफुसाते हुए कहा, यश जल्दबाजी मत करो। हालांकि फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर आमतौर पर अकेले रहते थे, लेकिन उन्हें केशव और बाकी 4 महान धुरंधरों की ताकत के बारे में कुछ पता था।
हालांकि यश भी ताकतवर था और एक एक की लड़ाई में निश्चित रूप से 4 महान धुरंधरों में से किसी से भी नहीं डरता, लेकिन उसे यश के 4 के मुकाबले एक से लड़ने पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए उसने जल्दबाजी में यश के कुछ हद तक लापरवाह और घमंडी काम को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आज की यह लड़ाई न केवल यश की अपनी इज्जत बल्कि पूरे जेड गेट की इज्जत से भी जुड़ी थी और बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की जा सकती थी। सेक्ट मास्टर, चिंता मत करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे भरोसा न हो। यश हल्के से मुस्कुराया। उसकी हंसी में बेहिसाब कॉन्फिडेंस था। यह देखकर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर ने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए वह चुप रहे। अब जब यश बोल चुका था तो यह धनुष पर तीर की तरह था जो छूटने के लिए तैयार था। अब पीछे हटना चुनौती को मना करने से भी ज्यादा शर्मनाक होता। सीनियर ब्रदर केशव, तुम्हें इस घमंडी यश को एक कड़ा सबक सिखाना चाहिए। सीनियर ब्रदर उदय, जब से यह यश इतना घमंडी है तो तुम सब मिलकर उस पर हमला करो और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दो, ताकि उसे पता चले कि वह अजय नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि उसके पास हेवनली प्राइड सुप्रीम का टाइटल है वह सबको नीचा न समझे। हाँ हाँ सीनियर ब्रदर उदय, तुम सब जल्दी से आगे बढ़ो और इस पागल यश को सबक सिखाओ। दूसरों की प्रतिक्रियाओं की तुलना में लिमिटलेस पैलेस, ब्लेजिंग फ्लेम वैली और हानबिंग पैलेस तीनों महान सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और शिष्यों को खास तौर पर गुस्सा आया। हर कोई नेक गुस्से से भरा हुआ था, जैसे यश ने कुछ ऐसा घिनौना काम किया हो जिससे स्वर्ग और इंसान दोनों नाराज हो गए हों। उनका गुस्सा बिना वजह नहीं था। चाहे वह केशव हो, तान्या, उदय या तपन, वे सभी अपने अपने सेक्ट्स का गौरव थे। यश का अकेले 4 लोगों से लड़ना उन्हें नीचा दिखाना था और उनके सेक्ट्स का भी अपमान करना था। ऐसा काम उन्हें गुस्सा क्यों नहीं दिलाएगा? हालांकि लिमिटलेस पैलेस, ब्लेजिंग फ्लेम वैली और हानबिंग पैलेस के एक्सपर्ट्स और शिष्यों के इतने गुस्से में होने का कारण यह था कि वे यश की असली ताकत को समझ नहीं पाए थे। लेकिन अगर वे इसे नहीं समझ पाए तो क्या केशव और बाकी 4 जो यश के पिछले विरोधी थे वे भी इसे नहीं समझ पाए होंगे? पिछली बार प्रोडिजी सुप्रीम बैटल के दौरान वे यश की असली ताकत को साफ साफ देख सकते थे, लेकिन अब वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। यश बाहर से एक आम इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से महसूस करे, वे सभी महसूस कर सकते थे कि उस आम बाहरी रूप के नीचे एक भयानक गहराई थी, जैसे कोई जेल या समुद्र। इसलिए केशव और बाकी 4 यश की बातों से नाराज नहीं थे, इसके बजाय उनके चेहरे पर गंभीरता थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें झपक रही थीं और फिर उन्होंने वही फैसला किया। केशव और बाकी 4 एक साथ चिल्लाए, चूंकि यश सुप्रीम हम चारों का अकेले सामना करना चाहता है तो हम चारों उसका साथ देंगे। यश सुप्रीम, हमें उम्मीद है कि तुम्हारी ताकत हमें निराश नहीं करेगी। क्या? केशव और बाकी लोग सच में मान गए। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? क्या यश की ताकत सच में इतनी डरावनी है कि केशव और बाकी 4 लोगों को उसके खिलाफ मौका पाने के लिए मिलकर लड़ना पड़ेगा? यह कैसे मुमकिन है? केशव और बाकी 4 लोगों की बातें सुनकर सब तुरंत हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव और बाकी लोग यश के एक के मुकाबले 4 लड़ने के प्रपोजल पर मान जाएंगे। क्या उन्हें नहीं पता था कि यश का प्रपोजल उनके लिए अपमान का संकेत था? चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बल्कि मुझे उम्मीद है कि इस महीने की कड़ी साधना के बाद तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई होगी और तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यश हल्के से मुस्कुराया। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। वह एक ग्रैंडमास्टर की तरह शांत और गंभीर दिख रहा था। हमला करो। यह सुनकर केशव और बाकी 4 लोगों की आंखों में तुरंत एक शानदार रोशनी चमक उठी।
बिना किसी और बकवास के उन सब ने अपनी साधना की शक्ति को बाहर निकाला। हवा की तेज आवाज। हवा की तेज आवाज। जबरदस्त एसेंस पावर शानदार चमक के साथ इस दुनिया में पहाड़ गिरने और सुनामी की तरह फैल गई। डरावना एसेंस पावर का दबाव फैल गया, जिससे पूरा दिव्य जेड पर्वत शिखर हिलने लगा, जैसे कि वह उस डरावने एसेंस पावर के दबाव से कुचलने वाला हो। यह नजारा देखकर सभी के चेहरे पर तुरंत बहुत ज्यादा डर के भाव आ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके शरीर कांपने लगे। कुछ जो खुद को संभाल नहीं पाए सीधे जमीन पर बैठ गए। उन चारों के एक साथ निकले एसेंस पावर का दबाव ही इतना था कि वह मूल कोर दायरे के पहले लेवल के किसी भी एक्सपर्ट को दबाने के लिए काफी था। जैसे ही केशव और बाकी चारों ने अपनी एसेंस पावर निकाली, उनके डैंटियन से रोशनी का एक गोल गोला निकला और उसके अंदर से शक्तिशाली एनर्जी की लहरें लगातार ज्वार की तरह फैलने लगीं। वह रोशनी का गोला और कुछ नहीं बल्कि मूल कोर था। 1 महीने से ज्यादा समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद उन चारों की साधना असल में मूल कोर दायरे में पहुंच गई थी और उन्होंने मूल कोर दायरे की साधना का पहला लेवल हासिल कर लिया था। हालांकि केशव, तान्या, उदय और तपन सभी मूल कोर दायरे में पहुंच गए थे, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित मूल कोर तरंगें पूरी तरह से अलग थीं। उनमें से केशव का मूल कोर सबसे मजबूत था और उसके मूल कोर के चारों ओर लिपटे मूल कोर निशान बहुत साफ थे। वह साफ तौर पर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अभी अभी मूल कोर दायरे के पहले स्तर के शुरुआती चरण में प्रवेश किया हो, बल्कि वह एक पीक मूल कोर दायरे के पहले स्तर का कल्टीवेटर था। उसने नानवू क्षेत्र के 3 दिग्गजों के पूर्व नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सच साबित किया। वह सच में असाधारण था। प्रोडिजी सुप्रीम बैटल के दौरान वह केवल मूल सागर दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर था। यह सोचना कि सिर्फ 1 महीने में वह ऐसे दायरे में पहुंच गया, उसकी काबिलियत सच में चौंकाने वाली थी। दूसरे स्थान पर तान्या थी, उसके बाद उदय और तपन थे। हालांकि उदय ने प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में तान्या को हराया था, लेकिन एक कहावत है, जीनियस की टक्कर कभी भी अस्थायी सफलता या विफलता के बारे में नहीं होती, बल्कि इस बारे में होती है कि आखिरी हंसी कौन हंसता है। हालांकि तान्या एक बार उदय से हार गई थी, लेकिन उसके पास सम्राट बाटियन ब्लडलाइन और एज्योर किंग लेगेसी थी। उसकी नींव और क्षमता उदय से कहीं ज्यादा मजबूत थी। 1 महीने के बाद उसके लिए अपनी कल्टीवेशन में उदय से आगे निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके अलावा अगर उदय को भविष्य में कोई अच्छा मौका नहीं मिला तो वह तान्या से बहुत पीछे रह सकता है। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि उदय स्यूडो नाइफ सोल को समझ सकता था। अपार कृपान दाओ प्रतिभा के अलावा उसके पास बहुत अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। यह कहना सच में मुश्किल है कि भविष्य में कौन ज्यादा मजबूत या कमजोर होगा। हालांकि यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। एक जीनियस की काबिलियत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, अगर उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है तो सुधार करने की प्रेरणा पैदा करना मुश्किल होता है। समय के साथ वह औसत दर्जे का बन जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई प्रतिस्पर्धी है, खासकर कोई बहुत खतरनाक, तो वह और ऊपर और आगे जाएगा। जहां तक तपन की बात है, हालांकि उसकी प्रगति केशव, तान्या या उदय जितनी महान नहीं थी, लेकिन उसे कम नहीं समझना चाहिए। जब वह प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में था, उसकी तुलना में उसकी ताकत कम से कम कई गुना बढ़ गई थी। नहीं तो उसमें हेवनली प्राइड सुप्रीम यश को चुनौती देने की हिम्मत नहीं होती, जैसा कि 4 प्रोडिजी से उम्मीद थी। वे सभी मूल कोर दायरे के पावर हाउस बन गए हैं और वे साधारण मूल कोर दायरे के कल्टीवेटर नहीं हैं। मुझे लगता है कि उनमें से हर कोई रैंक पार करके लड़ सकता है। हालांकि तपन सिर्फ मूल कोर दायरे के पहले लेवल के शुरुआती स्टेज में है,
एक साधारण लेट स्टेज मूल कोर दायरे का पहला लेवल का एक्सपर्ट निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। केशव, तान्या और उदय की बात करें तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हैं। वे शायद एक दायरे या शायद दो दायरे पार करके लड़ सकते हैं। चारों प्रोडिजी के मूल कोर दायरे में पहुंचने के साथ उनकी मिलीजुली शक्ति को संभालना मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इस बार यश ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है। देखते हैं वह इसे कैसे सुलझाता है। केशव और बाकी चार प्रोडिजी को मूल कोर दायरे में पहुंचते देख तुरंत हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। फिर सबने यश को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। यह लड़का पहले बहुत घमंडी था, देखते हैं अब वह इस गड़बड़ को कैसे ठीक करता है। अगर वह इसे ठीक से नहीं संभाल पाया तो तथाकथित हेवनली प्राइड सुप्रीम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। हे, लगता है तुम्हारी तरक्की अच्छी है। हालांकि हम जैसे लोगों के लिए कल्टीवेशन का लेवल ज्यादा मायने नहीं रखता। चलो मुकाबला करते हैं। चारों प्रोडिजी केशव मूल कोर दायरे के पावर हाउस की आभा के साथ सामने आए। वह आभा आपस में मिल गई और एक विशाल आभा का दबाव पैदा किया जो 9 आसमानों से नीचे दबने वाले एक प्राचीन दिव्य पहाड़ जैसा था। यह निश्चित रूप से पहाड़ों की एक श्रृंखला को कुचल सकता था और यह मूल कोर दायरे के दूसरे लेवल के पावर हाउस की सांस रोक सकता था। लेकिन यश के लिए वह विशाल और डरावना लगने वाला आभा का दबाव एक हल्की हवा जैसा था जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान अभी भी थी। हालांकि उस शांति के नीचे यश के डेंटियन में मूल कोर भी तेजी से घूम रहा था। हालांकि कोई तेज मूल कोर रोशनी नहीं निकल रही थी, लेकिन जब उसने अपना कल्टीवेशन किया तो इससे एक अजीब सा एहसास हुआ। अगर यश पहले एक अथाह खाई था तो इस पल वह फटने के लिए तैयार एक ज्वालामुखी था जिसके अंगों और हड्डियों में मैग्मा जैसी जबरदस्त एनर्जी तेजी से दौड़ रही थी जो किसी भी पल सबसे खतरनाक हमला करने के लिए तैयार था। हमला करो। जैसे यश के डरावने स्वभाव को भांपते हुए केशव और बाकी चार जीनियस के चेहरों पर गंभीर भाव आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने हमले शुरू कर दिए। बूम बूम बूम। जंगली मूल कोर क्यूई उठती लहरों की तरह बाहर निकली। अलग अलग रंगों की 4 विशाल मूल कोर क्यूई लहरें आसमान में चली गईं। एक विशाल परछाई ने पूरे दिव्य जेड पर्वत शिखर को घेर लिया और फिर जोर से नीचे दब गई। केशव और बाकी तीनों ने सच में हमला नहीं किया, यह सिर्फ एक जांचने वाला हमला था। लेकिन एक जांचने वाला हमला भी बहुत जबरदस्त था। यह ताकत एक मूल कोर दायरे के दूसरे लेवल के कल्टीवेटर को तुरंत अंदर तक डराने के लिए काफी थी। मेरे लिए तोड़ दो। हालांकि इतने भयानक हमले का सामना करते हुए भी यश निडर रहा। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसके नीचे की कड़ी जमीन तुरंत टूट गई। फिर जैसे कि टेलीपोर्ट होकर वह सीधे 4 भयानक मूल कोर क्यूई लहरों के सामने आ गया। एक हल्की आवाज के साथ यश की छाती पर एक के बाद एक क्रिएशन डिवाइन मार्क्स दिखाई दिए। ध्यान से गिनने पर वे असल में 15 थे। एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में अपने एकांतवास के दौरान यश ने पहले ही 33 लेवल्स ऑफ क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 15वें लेवल तक पहुंचा दिया था। 15 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स दिखाई दिए जो लगातार उसकी छाती पर एक तेज कैओस चमक बिखेर रहे थे। एक जबरदस्त शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में दौड़ गई, फिर उसकी दाहिनी मुट्ठी में जमा हो गई जिसने पूरी तेजी से वार किया। धड़ाम धड़ाम। एक भयानक गर्जना गूंजी और 4 अविश्वसनीय रूप से भयानक मूल कोर क्यूई लहरें असल में यश के एक ही मुक्के से टूट गईं, जो अनगिनत छोटे छोटे रोशनी के कणों में बदल गईं जो शून्य लोक में बिखर गए।
जैसे कि एक शानदार और चमकदार रोशनी की बारिश हो रही हो। यह दृश्य चौंकाने वाला था। 4 मूलकोर क्यूई लहरों को तोड़ने के बाद यश शून्य लोक में बिना हिले खड़ा रहा। केशव और बाकी 4 जीनियस को हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था और शांति से बोला, मैं कहता हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो इतनी ताकत काफी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम कुछ असली हुनर दिखाओ। हे, चूंकि यश सुप्रीम हमारी असली ताकत देखना चाहते हैं तो हम सम्मानपूर्वक उनकी बात मानेंगे। यश को इतनी आसानी से अपना मिलाजुला हमला तोड़ते देखकर केशव और बाकी 4 जीनियस की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। केशव ने गहरी आवाज में कहा, यश सुप्रीम, आज आपका बड़ा दिन है। मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा देर करनी चाहिए। कैसा रहेगा अगर एक ही चाल से विजेता तय हो जाए? बाद में हम चारों मिलकर अपना सबसे मजबूत मिलाजुला हमला करेंगे। अगर आप उसे झेल लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। कैसा रहेगा? जो भी हो, यश ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वे जानते थे कि अभी का यश निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वह हमेशा बेपरवाह रहता था, जैसे कि वह उन चारों को कुछ समझता ही नहीं था। केशव और बाकी 4 जीनियस का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे फिर भी थोड़े नाराज थे और उनकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। केशव और बाकी 4 जीनियस ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक फैसला किया। वे यश को सबक सिखाने के लिए अपने सबसे ताकतवर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और उसे बताएंगे कि भले ही हेवनली प्राइड सुप्रीम उनसे ऊपर था, लेकिन उन्हें इस तरह कम आंकने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। विंडफायर बैटल बॉडी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, केशव ने तुरंत अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उसके शरीर से तेज लाल और हरी रोशनी जोर से निकली, जिसने पूरे आसमान को घेर लिया। एक भयंकर ऑरा, जो तूफान जैसा और आग की तरह हिंसक था, बाहर निकला, जिससे आसमान कांपने लगा। केशव की विंडफायर बैटल बॉडी 1 महीने पहले से साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसे बैटल किंग लेगेसी मिली थी और बैटल किंग के पास भी विंडफायर बैटल बॉडी जैसा ही एक जबरदस्त शरीर था, और वह केशव के शरीर से भी ज्यादा ताकतवर था। बैटल किंग लेगेसी को समझने के बाद उसकी विंडफायर बैटल बॉडी में सुधार कैसे नहीं होता। साथ ही इस तरह के शरीर में बहुत ज्यादा क्षमता होती है। जैसे जैसे मालिक का कल्टीवेशन लेवल बढ़ता है, उनकी क्षमता धीरे धीरे विकसित होती जाती है और वे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हालांकि केशव अभी सिर्फ मूल कोर लेवल के पहले लेवल पर था, लेकिन इतनी ताकतवर विंडफायर बैटल बॉडी के साथ शुरुआती स्टेज के मूल कोर लेवल के तीसरे लेवल का एक्सपर्ट भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। केशव के बाद तान्या, उदय और तपन भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे भी अपनी पूरी ताकत से सामने आए। तान्या के शरीर से अचानक मूलकोर क्यूई की 2 मोटी किरणें निकलीं। एक प्राचीन सम्राट के भूत में बदल गई और दूसरी एज्योर किंग के भूत में बदल गई। साफ तौर पर इस समय तान्या एक साथ सम्राट बाटियन ब्लडलाइन और एज्योर किंग लेगेसी दोनों का इस्तेमाल कर रही थी। जब दोनों लेगेसी एक साथ एक्टिवेट हुई तो उनकी शक्ति जमीन हिला देने वाली थी। इसके अलावा तान्या के पीछे सम्राट का प्रेत और एज्योर किंग का प्रेत पिछली बार की तुलना में ज्यादा घना और असली लग रहा था, जो साफ तौर पर महत्वपूर्ण प्रगति दिखा रहा था। स्विश स्विश। उदय के शरीर से एक हैरान करने वाली तेज आभा निकली, जैसे कि वह आसमान को फाड़ सकती हो, और एक प्राचीन विशाल तलवार में बदल गई जो उसके सिर के ऊपर शून्य लोक में तैर रही थी। यह उसकी नकली तलवार आत्मा थी और यह पहले ही 30% के चरम पर पहुंच चुकी थी। इसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी।
आखिरकार तपन के शरीर से भी एक तेज ऑरा निकला, जो खाली जगह में एक विशाल तलवार के फैंटम में बदल गया। यह वह स्वॉर्ड इंटेंट था जिसमें उसने महारत हासिल की थी। उस स्वॉर्ड इंटेंट से बने विशाल तलवार के फैंटम पर एक मोटा ड्रैगन जैसा आग का पैटर्न लिपटा हुआ था। वह फायर मिस्ट्री थी। तपन ने असल में फायर मिस्ट्री और स्वॉर्ड इंटेंट को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया, जिससे एक अनोखा फायर स्वॉर्ड इंटेंट बना। उसमें सच में कुछ हुनर था। इस तरह हालांकि उसका स्वॉर्ड इंटेंट सिर्फ 90% महारत पर था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से एक स्यूडो स्वॉर्ड सोल से कम नहीं थी। सेबर इंटेंट को 90% की चोटी तक पहुंचाने के बाद यह बदलकर एक स्यूडो नाइफ सोल बन जाता है। इसी तरह स्वॉर्ड इंटेंट को 90% की चोटी तक पहुंचाने के बाद यह भी विकसित और परिवर्तित होकर एक स्यूडो स्वॉर्ड सोल बनाता है। मारो, ग्रेट विंड फायर पाम, सम्राट बाटियन फिस्ट, एज्योर किंग का गुस्सा, वाइब्रेशन प्रोफाउंड ट्रूथ, क्वेक किल स्लैश, फायर स्वॉर्ड इंटेंट, फायर ड्रैगन स्वॉर्ड। अपने अपने तुरुप के पत्ते वाले अल्टीमेट मूव्स चलाने के बाद चारों जीनियस केशव ने एक साथ हमला किया। पल भर में दुनिया धुंधली हो गई और सब कुछ काला और सफेद हो गया। सिर्फ चारों जीनियस के हमलों से चमकदार और डरावनी रोशनी निकल रही थी, जो पूरी दुनिया को भर रही थी। सबकी आंखों में सिर्फ यही नजारा था और कुछ नहीं। CH 369। कितना डरावना! क्या यह चार महान जीनियस के मिलेजुले हमले की ताकत है? इतना भयानक हमला मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल का मास्टर भी शायद इसे झेल नहीं पाएगा। वह यश पक्का हारने वाला है। केशव समेत चार महान जीनियस द्वारा किए गए भयानक हमले को देखकर भीड़ में तुरंत हैरानी भरी सांसों की आवाजें गूंज उठीं, जो उनके मिलेजुले हमले की ताकत से साफ तौर पर डरे हुए थे। सच में यह बहुत शक्तिशाली हमला है। इस समय शून्य दायरे में लटका हुआ यश गरजते हुए हमले को देख रहा था, जिसमें दुनिया को तबाह करने वाली भयानक शक्ति थी। आखिरकार उसकी शांत आंखों में थोड़ी गंभीरता दिखाई दी। बूम! हालांकि यह सिर्फ थोड़ी सी गंभीरता थी। जिस पल वह गंभीर भाव आया, यश का शरीर अचानक कांप उठा और फिर क्यूई रोशनी की एक विशाल लहर सुनामी की तरह फूट पड़ी। उसके डैंटियन में एक जलती हुई रोशनी सिकुड़कर घनी हो गई, जिससे एक तारे जैसी रोशनी की गेंद बन गई। जैसे ही वह तेजी से घूमी, उसने भयानक ऊर्जा की हलचलें पैदा की। यह ठीक उसका मूल कोर था। मूल कोर के चारों ओर एक साफ मूल कोर पैटर्न उसे घेरे हुए था, जो केशव के मूल कोर पैटर्न से भी ज्यादा साफ और असली था। यश भी मूल कोर दायरे में पहुंच गया है, किसी ने हैरानी से कहा। मुझे याद है कि यश सिर्फ 20 साल का है ना? लगभग 20 साल की उम्र में मूल कोर दायरे में पहुंचना, उसका भविष्य असीमित है। वह सच में एक बेजोड़ जीनियस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जिसकी क्षमता ड्रैगन सम्राट से मुकाबला कर सकती है, दूसरे व्यक्ति ने तारीफ करते हुए कहा। अचानक किसी ने तिरस्कार से ताना मारा, तो क्या हुआ अगर वह मूल कोर दायरे में पहुंच गया? यह तो सिर्फ दायरे का पहला लेवल है। अगर यह एक पर एक होता तो यश के पास जीतने का मौका हो सकता था, लेकिन 4 के मुकाबले 1 वह पक्का हारेगा। यह सही है। केशव समेत 4 महान जीनियस का मिलाजुला हमला ऐसा है जिसे मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल के एक मजबूत योद्धा को भी झेलना मुश्किल होगा। हालांकि यश भी मूल कोर दायरे में पहुंच गया है, लेकिन वह सिर्फ मूल कोर दायरे के पहले लेवल पर है। वह पक्का हारने वाला है। सीनियर भाई केशव, आप सब कर सकते हैं। उस घमंडी यश को अच्छा सबक सिखाओ और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। लिमिटलेस पैलेस और बाकी 3 सेक्ट के शिष्यों ने गुस्से में चिल्लाया। ग्रैंड एल्डर, आप कर सकते हैं।
आप हार नहीं सकते। जेड गेट के सभी शिष्य घबराए हुए दिख रहे थे, मुट्ठी भींचकर धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे जैसे ही वे यह दृश्य देख रहे थे। थंडर मिस्ट्री, थंडर किंग का हाथ। आसपास की बातों का यश पर कोई असर नहीं हुआ। अपना मूल कोर दायरे का अभ्यास शुरू करने के बाद उसकी भौहों से तुरंत एक थंडर मिस्ट्री पैटर्न निकला। अनंत हिंसक बिजली की रोशनी एक ज्वार की लहर की तरह फैल गई। यश ने एक हाथ से हाथ का निशान बनाया। उस निशान के मार्गदर्शन में अनंत बिजली की रोशनी एक साथ आई, जिससे शून्य दायरे में एक विशाल हथेली बनी। वह हथेली बहुत बड़ी थी, जिसने आसमान और सूरज को ढक लिया था, और उससे प्राचीन आभा निकल रही थी। और उस प्राचीन विशाल हथेली के बीच में टेढ़ी मेढ़ी दरारें थीं, जो करीब से देखने पर बिजली की लकीरों जैसी लग रही थीं। अंदर से अनंत हिंसक आभा निकल रही थी, जिससे यह दुनिया मुड़ रही थी। यह चाल ठीक वही पहली बारी की गहरी सच्चाई वाली मार्शल स्किल थी, थंडर किंग आर्ट, जो यश को ड्रैगन सम्राट गुप्त दायरे में थंडर किंग से मिली थी। अब जब यश मूल कोर दायरे में पहुंच गया था और उसकी थंडर मिस्ट्री 10% महारत तक पहुंच गई थी, तो थंडर किंग आर्ट का इस्तेमाल करने से उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा हिंसक हो गई थी। हालांकि दुख की बात है कि बढ़ी हुई शक्ति के बावजूद पहली बारी की गहरी सच्चाई वाली मार्शल स्किल हालांकि जबरदस्त थी, लेकिन 4 महान दिग्गजों के अंतिम तुरूप के पत्तों का मुकाबला करने के लिए साफ तौर पर काफी नहीं थी। धड़ाम! प्राचीन बिजली की हथेली आसमान से नीचे गिरी और 4 महान दिग्गजों की जानलेवा चालों से जोर से टकराई। थोड़े से प्रतिरोध के बाद प्राचीन बिजली की हथेली अनगिनत टुकड़ों में टूट गई और शून्य दायरे में बिखर गई। एक जबरदस्त झटका लगा। हालांकि यश के क्रिएशन डिवाइन बॉडी ने 99% नुकसान को रोक दिया, जिससे उसे चोट नहीं लगी, फिर भी उसे कराहना पड़ा और वह पीछे की ओर उड़ गया। हे, मैंने तुमसे कहा था। यश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह 4 महान दिग्गजों के मिलेजुले प्रयासों का मुकाबला नहीं कर सकता। और वह इतना घमंडी था, 4 लोगों से अकेले लड़ना चाहता था। पता चला कि वह कुछ खास नहीं है, सच में अपनी कमियों से अनजान है, सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास हेवनली प्राइड सुप्रीम का टाइटल है, वह अजय है। अब उसने खुद ही अपने मुंह पर तमाचा मार लिया है ना? इस लड़ाई के बाद नानवू इलाके का तथाकथित हेवन प्राइड सुप्रीम मजाक का पात्र बन जाएगा। यश को पीछे हटते और हवा में उड़ते देखकर आसपास से तुरंत ताने और मजाक की आवाजें आने लगीं। जेड गेट के शिष्यों के चेहरे बहुत खराब हो गए। अगर आज यश सबके सामने हार जाता तो सिर्फ यश का ही अपमान नहीं होता, बल्कि उनके जेड गेट की भी बेइज्जती होती। 4 महान प्रतिभाशाली लोगों की मिलीजुली शक्ति सच में असाधारण है। यश कई 100 फीट पीछे उड़ गया, फिर उसने आखिरकार अपने शरीर को स्थिर किया, अपनी ची को सर्कुलेट किया और अपने थोड़े अशांत खून को ठीक किया। उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक आई और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हालांकि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। यह सोचकर यश ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। ऐसा नहीं था कि वह सामना नहीं कर सकता था, बल्कि उसके पास सामना करने के कई तरीके थे। अभी तक यश के पास इससे निपटने के 3 तरीके थे। पहला, 3 ब्लेड्स स्टाइल का इस्तेमाल करना। 3 स्यूडो ट्रिब्यूट सेबर सोल्स द्वारा दिखाई गई अद्भुत शक्ति पहले ही प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में देखी जा चुकी थी। इसके अलावा अब जब यश का कल्टीवेशन लेवल बेहतर हो गया था, तो 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स का लेवल भी बेहतर हो गया था। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो यह निश्चित रूप से पिछली बार से भी ज्यादा भयानक होता।
हालांकि एक साथ तीनों महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स का इस्तेमाल करने से उसकी आत्मा पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। हालांकि यश के कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू ने उसकी आत्मा को बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन तीन महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स भी बेहतर हो गए थे और उनसे आने वाला आत्मा का बोझ और भी ज्यादा था। इस समय यश के लिए भी उनका इस्तेमाल करना एक बड़ा तनाव होगा। दूसरा तरीका था गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन का इस्तेमाल करना। हालांकि ड्रैगन सम्राट ने पहले ही यश को चेतावनी दी थी कि उसकी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन एक्वायर्ड है। इसका इस्तेमाल करने से महत्वपूर्ण नुकसान और साइड इफेक्ट होंगे। उन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने से पहले गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन के हर इस्तेमाल से उसका अपना खून जलेगा, जिससे नुकसान होगा। फिलहाल गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन हालांकि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, निश्चित रूप से एक ऐसा कदम था जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह सिर्फ एक मुकाबला था, जानमाल की लड़ाई नहीं, इसलिए यश सच में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जहां तक तीसरे तरीके की बात है, हालांकि केशव और दूसरों से निपटने का मौका सिर्फ 60% से 70% था, लेकिन पहले और दूसरे तरीकों की तुलना में यह सबसे सुरक्षित विकल्प था। बूम! जैसे ही यश ने अपना फैसला किया, प्राचीन थंडर पाम को चकनाचूर करने वाला जबरदस्त हमला एक उल्कापिंड की तरह उसके सामने आ गया, जो वॉइड दायरे को चीरता हुआ आया और फिर बेरहमी से नीचे गिरा। तुरंत एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और कई हिंसक हमले तुरंत क्यूई की एक विशाल धारा में बदल गए, जिसने यश की आकृति को घेर लिया। भूष! उमड़ती हुई क्यूई की चमक एक समुद्र की तरह वॉइड दायरे में लहरें मार रही थी, लगातार घूम रही थी और उमड़ रही थी। रोशनी चकाचौंध करने वाली और तेज थी, जिससे यह देखना मुश्किल था कि अंदर क्या हो रहा है, या यहाँ तक कि यश जिसे चोट लगी थी वह जिंदा है या मर गया है। इतने जबरदस्त हमले की चपेट में आने के बाद यश को तो हार जाना चाहिए था, है ना? मुझे लगता है कि वह न सिर्फ हारा, बल्कि शायद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जेड गेट के नए प्रमोट हुए ग्रैंड एल्डर यश को एक मुकाबले में 4 जीनियस की मिलीजुली ताकतों ने मार डाला। यह जेड गेट के मुंह पर एक तमाचा है और मुझे डर है कि जेड गेट इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। किसी और को दोष दिया जा सकता है। यह सब यश की गलती है। वह काबिल नहीं था, फिर भी उसने घमंड में आकर एक साथ 4 लोगों से लड़ने पर जोर दिया। मारा जाना पूरी तरह से उसी के लायक था। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली, इसलिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। हर कोई चर्चा कर रहा था, और हालांकि वे वॉइड दायरे में समुद्र जैसी जलती हुई क्यूई की चमक में अंदर की स्थिति को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इससे उन्हें यह अंदाजा लगाने से नहीं रोका कि यश पक्का मर गया है। इतने जबरदस्त हमले को, यहाँ तक कि मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल का एक्सपर्ट भी अगर सीधे टक्कर होती तो झेल नहीं पाता, तो यश की क्या बात है जो सिर्फ मूल कोर दायरे का पहले लेवल का लड़का है। वह पक्का मर गया। सभी की खुशी की तुलना में जेड गेट के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। यश एक बेजोड़ जीनियस था जिसे उनके जेड गेट ने बड़ी मेहनत से खोजा था। उसकी काबिलियत ड्रैगन सम्राट के बराबर थी, जिससे पता चलता है कि भविष्य में उसमें मार्शल सम्राट लेवल का सुपर एक्सपर्ट बनने की काबिलियत होगी। भविष्य में जेड गेट यश की इज्जत का फायदा उठाकर नानवू क्षेत्र की नंबर 1 शक्ति बन सकता है। अगर यश अभी यहाँ गिर जाता है तो यह निस्संदेह जेड गेट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और झटका होगा। कुछ तो गड़बड़ है। इस समय किसी ने अचानक कुछ गड़बड़ देखी। सबने तुरंत ऊपर देखा तो पाया कि समुद्र जैसी जलती हुई ची रोशनी जो खाली जगह में लहरें मार रही थी,
उसका केंद्र थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया था। 5 तत्वों का गहरा सच। जैसे ही सबकी नजरें वहां टिकी थीं, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अगले ही पल एक चमकदार और बेमिसाल 5 रंगों की रोशनी ने अचानक उस बिगड़े हुए इलाके को तोड़ दिया, जो 5 अलग अलग रंगों की किरणों में बदल गई और अचानक आसमान में चली गई। इसके तुरंत बाद वॉइड दायरे में इसने एक विशाल 5 रंगों का रोशनी का गोला बनाया। उसके अंदर से तेज गहरी हलचलें निकल रही थीं और वह विशाल 5 रंगों का रोशनी का गोला एक फूल की कली जैसा लग रहा था। यह क्या है? पंचतत्व गहरा सच। मुझे याद है यश ने पंचतत्व इरादे को समझा था, है ना? अब यह पंचतत्व गहरे सच में कैसे बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से महीने में उसने पंचतत्व इरादे को पंचतत्व गहरे सच में बदल दिया हो? यह कैसे मुमकिन है? वहां मौजूद हर कोई इज्जतदार और नामी व्यक्ति था, नहीं तो वे इस प्रमोशन सेरेमनी में शामिल होने के लायक नहीं होते। और ऐसे लोगों की स्वाभाविक रूप से बहुत तेज नजर होती है। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह विशाल 5 रंगों का रोशनी का गोला पंचतत्व गहरे सच से बना था। तुरंत सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 मार्शल दांव कॉन्सेप्ट सिर्फ बेसिक मार्शल दांव कॉन्सेप्ट थे, बहुत आम। हालांकि अगर इन 5 बेसिक और आम मार्शल दांव कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए तो पंचतत्व इरादा बनता है, जो अविश्वसनीय रूप से डरावना हो जाता है। और अगर वे पंचतत्व गहरे सच तक पहुंचते तो यह और भी ज्यादा डरावना होता। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। पंचतत्व इरादे का पंचतत्व गहरे सच में बदलना और विकसित होना किसी भी एडवांस्ड मार्शल दांव कॉन्सेप्ट के बदलने और विकसित होने से ज्यादा मुश्किल था। इसे हासिल करने में 1 दशक से ज्यादा की कड़ी मेहनत लग सकती थी। फिर भी यश ने इसे सिर्फ 1 महीने में हासिल कर लिया था। यह तो बस बहुत चौंकाने वाला था। क्या यह यश इस स्वर्गीय गौरव सुप्रीम की असली काबिलियत थी? जो चीजें दूसरों के लिए आसमान पर चढ़ने जितनी मुश्किल थीं, वह उसके लिए खाने पीने जितनी आसान थीं। पंचतत्व फूल। हैरान आंखों की नजर के सामने फूल की कली जैसा विशाल 5 रंगों का प्रकाश पुंज अचानक घूमने लगा और कली खिल गई और कमल जैसे 5 रंगों के फूल में बदल गई। 5 रंगों के केसर के बीच एक पतली आकृति खड़ी थी जिसके हाथ में एक तलवार थी। यह पतली आकृति निस्संदेह यश की थी और उसके हाथ में 5 रंगों की चमक वाली तलवार ठीक क्रिएटिंग सेबर थी। मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही 5 रंगों का फूल पूरी तरह खिला, 5 रंगों के केसर के बीच खड़े यश की गहरी आंखों में अचानक एक ठंडी चमक कौंधी। फिर उसने जोर से क्रिएटिंग सेबर उठाई और एक जोरदार वार किया। स्विश! तुरंत 5 रंगों के फूल के अंदर से, जो एक तेज रफ्तार गाड़ी के पहिए की तरह घूम रहा था, एक 5 रंगों का प्रभामंडल एक उग्र लहर की तरह बाहर निकला, जिसमें बहुत जबरदस्त शक्ति थी। बैंग! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ 5 रंगों के फूल को घेरे हुए भयानक मौलिक ऊर्जा, जो एक महासागर की तरह उमड़ रही थी, तुरंत नष्ट हो गई और दुनिया में शांति लौट आई। क्या 4 महान प्रतिभाओं का संयुक्त हमला न केवल यश को कोई नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा, बल्कि इसके बजाय उसने उसे आसानी से तोड़ दिया। उसकी ताकत बहुत भयानक है ना? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि स्वर्गीय गौरव सर्वोच्च 4 महान प्रतिभाओं से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत था? यह सिर्फ थोड़ा ज्यादा मजबूत नहीं है, यह एक जबरदस्त फायदा है। यह दृश्य देखकर हर कोई सदमे से भर गया। न केवल दर्शक हैरान थे, बल्कि केशव, तान्या, उदय और तपन, 4 महान प्रतिभाएं भी इस चौंकाने वाले दृश्य को देखने के बाद अपनी आंखों की पुतलियों को तेजी से सिकुड़ते हुए और अपने दिलों में बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। पंचतत्व फूल, पंचतत्व शॉकवेव।
अपने चारों ओर तेजी से उमड़ रही हिंसक मौलिक ऊर्जा को तोड़ने के बाद यश की आंखों में ठंडी रोशनी जम गई और फिर उसने क्रिएटिंग सेबर को फिर से घुमाया। वूश वूश। तुरंत बहते पानी की आवाज आई, क्योंकि 5 रंगों की चमक की धारियां सभी दिशाओं में शून्य क्षेत्र से लगातार उमड़ रही थीं और लगातार केसर पर जमा हो रही थीं। बूम। जैसे जैसे 5 रंगों की चमक ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होती गई और उससे निकलने वाली रोशनी और भी ज्यादा चकाचौंध करने वाली होती गई, 5 रंगों के पुंकेसर के अंदर से भयानक हलचलें फैलने लगीं। जब भयानक हलचलें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं, तो एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई तारा फट गया हो। अगले ही पल 5 रंगों के पुंकेसर के अंदर से अचानक एक मोटी, अजगर जैसी 5 रंगों की रोशनी की किरण निकली, जिसने शून्य लोक को चीर दिया और अपने पीछे एक शानदार और चकाचौंध करने वाला 5 रंगों का निशान छोड़ गई।